नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में कंपनीज लॉ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। ये दूसरा भाग है। इसका पहला भाग जिसमें शुरुआती 25 प्रश्नों को हमने हल किया था, वो ऑलरेडी आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी कंपनीज लॉ के लिए पूरा एक कोर्स मैंने बनाया हुआ है जिसमें 4 वीडियोज़ हैं और 150 से ज़्यादा MCQs को उसमें एक्सप्लेन किया गया है। उसके लिए सिंपली आपको मेरे चैनल पे जाना है। चैनल पे जाने के लिए इस वीडियो के नीचे मेरे चैनल के नाम पे टच कर सकते हैं या यूट्यूब में @LearnWithRJ23 टाइप करके सर्च कर सकते हैं। चैनल पे जाने के बाद नीचे आपको कई टैब देखने को मिलेंगे, वीडियोज़, प्लेलिस्ट, लाइव और कोर्स वाले सेक्शन में चले जाएंगे तो वहाँ कंपनीज लॉ के कोर्स को देखिएगा, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इसके अलावा कास्ट अकाउंटिंग और BRF के भी कोर्सेज उसमें ऑलरेडी बनाए गए हैं। उनके वीडियोज़ का भी आप भविष्य में लाभ उठा सकते हैं। जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो उनका लाभ आप खुद भी उठाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 से आगे के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, जहां कोई कंपनी प्रीमियम पर अंश जारी करती है तो वहां पर प्राप्त प्रीमियम की कुल राशि के बराबर राशि निम्न में से किसी एक में स्थानांतरित किया जाएगा। Where the company issues share at a premium, a sum to the equal aggregate amount of the premium received shall be transferred to। यानी जब कोई शेयर प्रीमियम पे इशू किया जाता है तो उसकी राशि को कहाँ पे स्थानांतरित किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यानी कि प्रतिभूति, यहाँ सुरक्षा नहीं है, प्रतिभूति होगा। प्रतिभूति प्रीमियम खाते में इसे ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संघ को इस नाम से जाना जाता है। एन एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इज पॉपुलरली नोन एज। सेक्शन 8 कंपनीज, यानी धारा 8 की कंपनियां, यही जवाब आपका सही होगा। जो कंपनियां लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बनाई जाती हैं, चैरिटी के लिए हैं या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्हें धारा 8 की कंपनी कहा जाता है। इनलीगल एसोसिएशन तो वो हो गए जिन्होंने नियमों का पालन किए बिना अपने आप को स्थापित कर लिया है। होल्डिंग कंपनी वो कंपनियां होती हैं जो किसी अन्य कंपनी को होल्ड करती हैं, यानी उसका अधिग्रहण करती है, उसके साथ जोड़ती हैं। और सब्सिडरी कंपनी वो कंपनियां होती हैं जो किसी होल्डिंग कंपनी के अंडर में काम करती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की उधारी निम्नांकित सीमा से अधिक नहीं हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, द बोरोइंग ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी एक्सीड टू द टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, यानी कुल चुकता पूंजी और मुक्त भंडार, टोटल फ्री रिजर्व यानी कुल मुक्त भंडार, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल यानी कुल चुकता शेयर पूंजी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कंपनी की जो भी पेड अप कैपिटल है और उसके साथ जो फ्री रिजर्व का अमाउंट है, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो अमाउंट बनता है उतनी सीमा तक कोई भी कंपनी अपने उधारी को ले सकती है, लोन को ले सकती है। अगला प्रश्न है, अंशों द्वारा सीमित या गारंटी द्वारा सीमित कंपनी को अपनी अंश पूंजी को कम करने के लिए किसे सूचना देना चाहिए। टू whom should a company limited by share or limited by guarantee give notice for the reducing its share capital। लेनदारों को यानी क्रेडिटर, देनदारों को डेटर्स, ए एंड बी बोथ यानी ए और बी दोनों, या मेंबर्स सदस्यों को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लेनदारों को यानी क्रेडिटर्स को इसकी सूचना देनी जरूरी होती है, क्योंकि गारंटी जब भी दी जाती है तो गारंटी किस लिए दी जाती है। जो लोग कंपनी को पैसा दिए हुए हैं उधार के रूप में या फिर माल के रूप में, उन्हीं को तो पेमेंट की गारंटी लेते हैं ये लोग। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा लेनदारों को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, क्योंकि लेनदार ही वो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। यदि गारंटी कम होती है या अंश पूंजी कम होती है तो लेनदारों को समापन के समय कम पैसे मिलने की उम्मीद हो पाएगी, इसलिए लेनदारों को पूंजी कम करने की सूचना देनी जरूरी है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसकी प्रतिभूतियों को प्रविवरण के माध्यम से जारी करने की आवश्यकता नहीं है। विच एमंग द फॉलोइंग सिक्योरिटीज नीड नॉट टू बी इशूड थ्रू प्रॉस्पेक्टस। FPO ऑफ द पब्लिक कंपनी, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन ऑफ पब्लिक कंपनी, IPO ऑफ पब्लिक कंपनी, या सिक्योरिटीज ऑफ प्राइवेट कंपनी। सार्वजनिक कंपनियों का FPO,
सार्वजनिक कंपनी का कर्मचारी स्टॉक विकल्प, सार्वजनिक कंपनी का IPO या निजी कंपनी की प्रतिभूतियाँ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निजी कंपनियों को प्रतिभूतियों को प्रविवरण के माध्यम से जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी तीनों में आपका सार्वजनिक कंपनी की बात कही है और सार्वजनिक कंपनी को प्रविवरण जारी करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, एक कंपनी की राष्ट्रीयता उसके द्वारा तय की जाती है। नेशनलिटी ऑफ अ कंपनी इज डिसाइडेड बाय इट्स शेयर होल्डर यानी अंशधारकों के द्वारा, रजिस्टर्ड ऑफिस यानी पंजीकृत कार्यालय के द्वारा, बोथ ए एंड बी यानी ए बी दोनों के द्वारा, या डायरेक्टर्स संचालकों के द्वारा। तो देखिए, किसी भी कंपनी की राष्ट्रीयता उसके पंजीकृत कार्यालय के पते के आधार पर निर्धारित होती है, रजिस्टर्ड ऑफिस के आधार पर निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक संगठन सरकार के मंत्रालय के रूप में जन कल्याण के उद्देश्य से काम कर रहा है। इसे सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और इसकी सारी आय सरकारी खजाने में जमा होती है। पहचाने यह किस प्रकार का सार्वजनिक उद्यम है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक वेलफेयर एज अ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट। इट इज फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट and all its income is deposited in the government treasury. Identify which kind of public sector enterprises is it? पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एकल स्वामित्व या विभागीय उपक्रम। तो देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बाकी तीनों ऑप्शन तो कंपनी से रिलेटेड दिया ही नहीं है, तो ये तीनों तो ऑलरेडी गलत है। लेकिन यहाँ पे यदि वैधानिक निगम दे देता या फिर सरकारी निगम दे देता, इस तरीके के भी ऑप्शन देता, तो आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पर सही जवाब लगाना चाहिए, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की पहचान है। अगला प्रश्न है, कंपनी शब्द को अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द टर्म कंपनी हैज बीन डिफाइंड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। धारा 2 उपधारा 20 यानी सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में कंपनीज शब्द को परिभाषित किया गया है। यदि अंशों के हस्तांतरण के लिए आवेदन किया गया है तो कंपनी को कितने दिनों के भीतर अंश प्रमाण पत्र देना होगा। इफ एप्लीकेशन इज मेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द शेयर देन कंपनी हैज़ टू डिलीवर द शेयर सर्टिफिकेट विद इन 2 मंथ, 5 मंथ, 3 मंथ या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ऐसा इसलिए है, नन ऑफ दीज इसलिए क्योंकि ये अवधि होती है 1 महीने, 1 मंथ, और 1 मंथ किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, नन ऑफ द दीज। इसके बाद अगला प्रश्न है, कंपनी के निगमन के पश्चात लेकिन व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र दिए जाने के पहले किए गए अनुबंध कहलाते हैं। देखिए, काफ़ी डीप क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा आप ध्यान से यदि नहीं पढ़ेंगे तो आपको मुश्किल आ सकती है। Contract made after the incorporation of the company but before the certificate of commencement of the business is granted or called। यानी एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई लेकिन उसे व्यवसाय प्रारंभ करने का अभी प्रमाण पत्र नहीं मिला है। इन दोनों अवधि के बीच में जो अनुबंध किए जाएंगे उन्हें किस नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसे प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा, यानी अनंतिम अनुबंध कहा जाएगा। निगमन पूर्व अनुबंध तो वो होंगे जो निगमन के पहले किए गए हों, और प्रारंभिक अनुबंध वो होते हैं जो कंपनी के प्रमोटर के द्वारा किए जाते हैं। तो इन दोनों में ही ये बात नहीं लागू होती है कि निगमन के बाद की बात हो, ठीक है। तो निगमन के बाद और व्यापार चालू करने का प्रमाण पत्र मिलने के बीच का जो अनुबंध होता है वो प्रोविजनल या अनंतिम अनुबंध कहलाता है। अगला प्रश्न है, कंपनी के गठन के निम्नलिखित चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। प्रमोशन स्टेज यानी प्रवर्तन की अवस्था, राइजिंग ऑफ शेयर कैपिटल स्टेज यानी अंश पूंजी जुटाने की अवस्था, इनकॉर्पोरेशन स्टेज यानी निगमन की अवस्था, बिजनेस कमेंसमेंट स्टेज यानी व्यापार प्रारंभ करने की अवस्था, और 5वां दिया है सिलेक्शन ऑफ द नेम, नाम का चयन। तो यहाँ पे आपको 5 चीज़ें दी गई हैं कंपनी के गठन से संबंधित, और ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी चीज़ किस क्रम में होगी। तो देखिए, सबसे पहले प्रवर्तन की अवस्था आती है, कंपनी का प्रमोशन किया जाता है। प्रमोशन का मतलब होता है कि कंपनी किस तरीके से चालू की जाएगी, कैसे उसका पूंजी इकट्ठा किया जाएगा, इन सब के बारे में जो तैयारी की जाती है उसे प्रवर्तन की अवस्था कहते हैं।
प्रवर्तन के दौरान ही जो है नाम का भी चयन किया जाता है कि कंपनी का नाम क्या रखा जाएगा, उसका ऑफिस कहाँ पे होगा, और ये सारी चीज़ें तय करने के बाद निगमन की अवस्था आती है, यानी कंपनी को बनाने के लिए अप्लाई किया जाता है तीसरे नंबर पे, जब उसका नाम, उद्देश्य और ये सारी चीज़ें तय हो जाती हैं। तो निगमन हो जाने के बाद अंश पूंजी जुटाने की व्यवस्था की जाती है चौथे नंबर पे, और अंत में व्यवसाय का प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे जो क्रम है वो है प्रवर्तन की अवस्था यानी 1, नाम का चयन दूसरे नंबर पे यानी 5, तीसरे नंबर पे निगमन की अवस्था यानी 3, चौथे नंबर पे अंश पूंजी जुटाने की व्यवस्था यानी 2, और पाँचवें नंबर पे व्यवसाय प्रारंभ की अवस्था यानी 4। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इस क्रम में किसी भी कंपनी का कार्य किया जा सकता है, बनाने से लेके व्यापार चालू होने तक। अगला प्रश्न है, प्रतिभूतियों के निर्गमन और हस्तांतरण को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? हु हैज़ द पावर टू रेगुलेट इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज? आरबीआई, एमसीए, आईसीएसआई या सेबी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सेबी। सेबी को पावर दिया गया है कि वो प्रतिभूतियों के निर्गमन और हस्तांतरण को विनियमित करे। अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 2013 को कितने अध्यायों और कितने धाराओं में विभाजित किया गया है? द कंपनीज एक्ट 2013 हैज बीन डिवाइडेड इनटू डैश चैप्टर एंड डैश सेक्शन। तो देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 में 29 अध्याय हैं और 470 धाराएं हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 29 चैप्टर्स एंड 470 सेक्शंस। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के लिए पार्षद अंतर्नियम का होना अनिवार्य नहीं है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी टू हैव अ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर यानी अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी निजी लिमिटेड कंपनी, या अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, असीमित दायित्व कंपनी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, निजी लिमिटेड कंपनीज यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। प्राइवेट कंपनी को पार्षद अंतर्नियम बनाना अनिवार्य नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक कंपनी के संदर्भ में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है यानी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रेफरेंस टू अ कंपनी? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी कानून के द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, यह कथन तो सही है। कंपनी कैन होल्ड सेपरेट प्रॉपर्टी इन इट्स नेम। कंपनी अपने नाम से पृथक संपत्ति रख सकती है, ये बात भी सही है। कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर वायलेशन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए इसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, ये भी बात सही है। कंपनी कैन होल्ड सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री। कंपनी उस देश की नागरिकता रख सकती है, ये कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा कि कंपनी कभी भी नागरिक नहीं हो सकती है किसी देश में। ठीक है, वो उस देश में रजिस्टर्ड हो सकती है, उसका अस्तित्व हो सकता है, लेकिन नागरिक वो नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक कंपनी की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक कंपनी? इट हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी एक अलग कानूनी प्रकृति है, यह बात तो सही है। इट हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन। इसका एक सतत उत्तराधिकार है, यह भी बात सही है। इट हैज़ अ कॉमन सील एंड सेपरेट प्रॉपर्टी। इसकी एक सामान्य मुहर और अलग संपत्ति है, ये बात भी सही है। इट्स शेयर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इसका शेयर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, ये बात गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। यहाँ पूछा ही है कौन सी विशेषता नहीं है, यानी कौन सी बात गलत है। तो सार्वजनिक कंपनी की बात की गई है, इसलिए सार्वजनिक कंपनी में तो शेयरों का हस्तांतरण इजीली होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी? एक सार्वजनिक कंपनी के मामले में निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, किसी भी सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम 15 निदेशक यानी 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, एक कंपनी उस वित्तीय वर्ष के अंत से कितने वर्ष की समाप्ति पर विभेदक अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर जारी कर सकती है जिसमें इस तरीके की चूक की भरपाई की गई थी?
अ कंपनी में इशू इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट अपॉन एक्सपायरी ऑफ दिस मच ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच डिफॉल्ट वाज मेड गुड। यानी यदि विभेदक अधिकार इक्विटी शेयर को कभी कंपनी ने जारी किया, उसमें कुछ गलती हुई और उस चूक की भरपाई कर दी गई, तो उसके कितने साल बाद ये दोबारा से जारी किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे सीमा है 5 वर्ष। जब भी आपने सुधार कर लिया है उसके 5 साल के बाद आप डिफरेंशियल राइट इक्विटी शेयर को इशू कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह सिद्धांत जो इस तथ्य की वकालत करता है कि कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के दायरे के बाहर कार्य नहीं कर सकती है। द डॉक्ट्रिन विच एडवोकेट द फैक्ट दैट कंपनी कैन नॉट एक्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज। यानी किस सिद्धांत के अनुसार एक कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के दायरे के बाहर जाकर काम नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, अधिकारों के परे का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वरीज। ये सिद्धांत कहता है कि कंपनी को हमेशा अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताई गई सीमा के अंतर्गत ही काम करना होता है। अगला प्रश्न है, वह अधिकतम राशि जिस तक कोई कंपनी अपनी पूंजी जारी कर सकती है वह कहलाती है। द मैक्सिमम अमाउंट अप टू विच अ कंपनी कैन इशू कैपिटल इज कॉल्ड। यानी एक कंपनी अधिकतम जो शेयर इशू कर सकती है उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं ऑथोराइज कैपिटल या अधिकृत पूंजी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द मिनिमम अमाउंट पेबल ऑन अप्लीकेशन ऑन एवरी सिक्योरिटी शैल नॉट बी लेस देन दिस मच % ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी। प्रत्येक प्रतिभूति पर आवेदन पर देय न्यूनतम राशि प्रतिभूति की नाम मात्र राशि के कितने % से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि कभी भी एप्लीकेशन का अमाउंट शेयर के नॉमिनल वैल्यू के 5% से कम नहीं होना चाहिए। 5% से लेकर 25% तक एप्लीकेशन के अमाउंट को रखा जा सकता है, ठीक है ना। तो 25% से ज़्यादा हो सकता है एप्लीकेशन अमाउंट, ना 5% से कम हो सकता है। अगला प्रश्न है, वैधानिक कंपनी या निगम वह है जो निगमित होते हैं। स्टैट्यूटरी कंपनी और कॉरपोरेशन इज वन विच इज इनकॉर्पोरेटेड बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के अधिनियम द्वारा, बाई एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, यानी राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा, बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों, या अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत। तो देखिए, वैधानिक निगम की जब भी बात होती है तो इसकी स्थापना एक अलग लॉ बनाकर की जाती है। वो लॉ एक संसद भी बना सकती है, केंद्रीय संसद, या राज्य के विधानमंडल में भी उस लॉ को बनाया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ए और बी दोनों। यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी लॉ को पारित करा के उसके अंतर्गत कोई भी वैधानिक कंपनी की स्थापना कर सकती है। अगला प्रश्न है, स्वेट इक्विटी शेयर जारी किए जाते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर आर इशूड टू। तो देखिए, स्वेट इक्विटी शेयर हमेशा कर्मचारियों को, कंपनी के कर्मचारियों को जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के पास कोई अंश पूंजी नहीं है तो अंशधारकों की देयता होगी। इन अ कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी हैविंग नो शेयर कैपिटल द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर विल बी अनलिमिटेड, यानी असीमित। अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर, शेयरों का अवैतनिक मूल्य, बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों, या टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी, गारंटी की सीमा तक। तो देखिए, असीमित दायित्व तो नहीं होगा, और शेयरों को जब है ही नहीं, अंश पूंजी है ही नहीं, तो शेयरों का कोई मूल्य भी नहीं होगा। और ए और बी दोनों नहीं होने के बाद बात रह जाती है गारंटी तक इसकी सीमा होती है। जितने सीमा तक गारंटी ली गई है उतने सीमा तक अंशधारकों की देयता होगी। अगला प्रश्न है, कंपनी द्वारा अपने अंशों को वापस खरीदने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड बाई अ कंपनी टू बाई बैक इट्स शेयर। नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ, सिक्योरिटीज प्रीमियम यानी प्रतिभूति प्रीमियम, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ द शेयर, शेयरों के नए निर्गम से प्राप्त आय, या ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जब भी कंपनी अपने शेयरों को वापस खरीदना चाहती है यानी बाई बैक करना चाहती है तो वो ऑडिटेड नेट प्रॉफिट का यूज कर सकती है, शेयर प्रीमियम का भी यूज कर सकती है,
लेकिन शेयरों के नए निर्गम से प्राप्त आय का यूज नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर भी दो कंडीशन है, यदि उसी प्रकार के शेयर जारी किए गए हैं तो उसके निर्गम से आय जो होती है उससे शेयर बाईबैक नहीं किया जा सकता है। लेकिन कोई अन्य वैरायटी के शेयर यदि जारी किए जाते हैं तो उसके माध्यम से आप बाईबैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा कि शेयरों के नए निर्गम से प्राप्त आय के माध्यम से अंशों का बाईबैक नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं दे देता तो आपका हो सकता है कि ऑप्शन डी को सही माना जा सकता था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको इसका लाभ मिलेगा। बाकी और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए आप मेरे कोर्स सेक्शन में जाके कंपनीज लॉ के कोर्स को देखिए, उसमें 4 वीडियो हैं, उसके क्वेश्चंस को हल कीजिए। 150 से ज़्यादा प्रश्न हैं। अन्य सब्जेक्ट के लिए भी कोर्सेज बनाए गए हैं, कास्ट अकाउंटिंग, बीआरएफ, उनका भी लाभ उठाइए। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।